नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कंवल और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। नीतीश जी, स्वागत है आपका आज तक पर। हमें यह बताएं कि आप हमारे एजेंडा आज तक पर आए थे कुछ ही हफ्ते पहले। नीतीश जी, आप एजेंडा आज तक पर आए थे, इस वक्त आप आज तक पर हैं। नीतीश जी, करोड़ों लोग आपको लाइव देख रहे हैं। नहीं, मैंने पूरी बात आपसे कर ली है। जी, आप उसी को मेरी बात मान लीजिए। अभी तो तुरंत आपसे पूरी बात हुई है जी। एक ही बात को दो बार रिपीट करना जी आपके लिए नीतीश जी कुछ सवाल होगा ना, मेरे लिए उत्तर कुछ सवाल है। तो स्वाभाविक तरीके से सारी बात आपके समक्ष रख दी जी। नीतीश जी, कुछ सवाल है हमारे, हम चाहेंगे अगर आप उनके जवाब देते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या मैंने जवाब दे दिया है, एक प्रश्न का उत्तर तो दे ही दिया है। अभी उसी बात को फिर से रिपीट करना वो कोई आवश्यक तो है नहीं। मैंने जो भी बातचीत की है अभी, आपके हर प्रश्न का और सारे कठिन प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, इसलिए मैं समझता हूं कि उसी को आज तक के लिए भी मान लीजिए। कुछ प्रतिक्रियाएं हमारी आई थी लोगों की, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। नीतीश जी, पहली तो यह कि कुछ लोग कह रहे हैं, आपने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ दगा किया, महाराष्ट्र में उनको डंप कर दिया, बाप बेटी की सरकार कहते थे जम्मू कश्मीर में, फिर अब पीडीपी से टाई अप कर रहे हैं। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि क्या दो गलतियां अगर होती हैं तो एक चीज ठीक हो जाती है। नीतीश कुमार कहते थे कि मेरी राजनीति अलग है, मैं औरों की राजनीति नहीं करता। आपके स्टैंडर्ड थोड़े ऊंचे थे, अब आप उसी स्टैंडर्ड पे आ गए हैं जहां पर बीजेपी है। क्या कहना है? नहीं, अगर बीजेपी किसी बात के बारे में कहेगी, हमने तो यही बात कही है कि उनको कोई कहने का अधिकार नहीं है। और हमने जो फैसला किया वो मेरा फैसला था, वो सेंटिमेंट पर आधारित एक फैसला था। लेकिन लोगों के मूड में ये बात सामने आई कि लोगों को यह स्वीकार नहीं था। लोगों ने समझा कि ये बात हमने जो किया है इससे बिहार का नुकसान हो रहा है। जब चारों तरफ से ये आवाज आई तो हमने फिर मंजूर किया कि ठीक है, हम काम करेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरे मेहनत से कोशिश करेंगे कि हालात को फिर से हम दुरुस्त करें, इसलिए हमने किया है। नीतीश जी, क्या आप मानते हैं कि जितेंद्र राम मांझी बतौर मुख्यमंत्री भ्रष्ट रहे हैं? नहीं, अब देखिए, ये तो ऐसी बातें हैं। इन सब चीजों के बारे में मैंने अभी आपसे एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, एक बात मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मैं व्यक्तिगत आरोप कभी भी किसी पर नहीं लगाता हूं। और लोगों की कोई आदत होगी वो आरोप लगाते रहें, लेकिन मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूं। पर आखिरकार स्थिति है, मांझी जी को तो आप ही ने मुख्यमंत्री बनाया था, आखिरकार स्थिति ऐसे गड़बड़ाई क्यों? किसी के परफॉर्मेंस हो कि ये मांझी ही अब नैया को डुबाना चाहता है। पार्टी ने उसको स्वीकार किया। आज पार्टी ने फैसला किया कि अब इनको आगे नहीं जारी रखना है, तो ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जो पार्टी बनाएगी उस पार्टी को उसको हटाने का भी अधिकार है। क्योंकि देखिए ना, मैंडेट वाली बात तो नहीं थी ना। हमको एक बात लोगों की ये जंची कि बार बार लोगों ने कहा कि भाई आपने किन्हीं को बना दिया, लेकिन हम लोगों ने मैंडेट तो आपको दिया था। ये पॉइंट इतना वैलिड था कि अल्टीमेटली मुझे तैयार होना पड़ा, अपने सेंटिमेंट को काबू में करना पड़ा, अपने सेंटिमेंट को। पर ये आपने तब नहीं सोचा जब आप पद से इस्तीफा दे रहे थे नीतीश जी? पार्टी ने मेरे फैसले को स्वीकार किया और आज पार्टी को ये लगा कि इस फैसले को बदलना होगा, और मुझसे जब चारों तरफ से इस प्रकार का परसुएशन था तो मैंने अपने आप को भी परसुएट किया। और जब परसुएट किया तो मुझको लगा कि नहीं, इसको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि जनता का पॉइंट वैलिड है। सर, सुशील मोदी ने एक बयान दिया है थोड़ी देर पहले, मुझको लोगों ने दिया। वो कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो आपसे बात हुई नहीं, वो कहते हैं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। लालू, जॉर्ज फर्नांडिस, मांझी, सबका वो उदाहरण दे रहे हैं सर। सुशील मोदी जी मेरे साथ काम कर चुके हैं जी। अब उनको अच्छा लगता होगा मेरे ऊपर प्रतिदिन पर्सनल अटैक करते। मैंने तो पहले ही कह दिया, मेरी तो आदत नहीं है पर्सनल अटैक करने की। तो हम इस चीज को कॉग्निजेंस में ही नहीं लेते कि इस तरह से पर्सनल अटैक। हम राजनीति में कभी पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। हम इस राजनीति को हम नापसंद करते हैं, इसलिए हम कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलते। कोई मुझे कितना भी प्रोवोक करेगा, मैं पर्सनल लेवल पर नहीं उतर सकता हूं।
सर बीजेपी और के आपके बचती विरोधी ये मेरी सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी नीतीश मान्यता कुमार है। को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं कि उन्हें इसके लग रहा है कि वो पर्सनल चीजों टूट को क्या जाएंगे। कहना, वो भी लोगों के बीच में जो वो बोलते होंगे वो भी लोग सुनेंगे, और हम बोलते रहे वो भी लोग सुनेंगे। इसलिए इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मैं लोगों की बात का जवाब दूं। लोग तो तरह तरह की बात करते हैं। जब साथ थे तो क्या बोलते थे, मेरे व्यक्तिगत गुणों के बारे में क्या बोलते थे, मेरी क्षमता के बारे में क्या बोलते थे। वो जितनी बात बोल रहे हैं तो उसके बारे में तो सब कुछ पहले का ही इतिहास है। उस इतिहास को जानते हुए मेरी क्यों प्रशंसा करते थे? परहेज करना चाहिए था। तो जब जैसा तब तैसा बयान देना कुछ लोगों की आदत होती है, तो इसके बारे में क्या करना। हो सकता है, मुझको ऐसा लगता है कि पार्टी में उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले से उनके बारे में रहा है कि हमसे उनके अच्छे संबंध है। तो अब ये वो दिखलाना चाहते होंगे कि मैं उन पर ताबड़तोड़ हमला कर सकता हूं, थोड़ा रेटिंग बढ़ाना चाहते होंगे, तो मेरी पूरी शुभकामनाएं उनको। थोड़ा और रेटिंग बढ़ाने के लिए पार्टी में अगर वो मेरे ऊपर और कुछ बोलना चाहे अनाप शनाप तो बोले, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, जिनको खुश करना चाहते हैं वो सब चीज याद रखते। आपको लग रहा है कि सुशील मोदी का पत्ता कट गया है, या आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से चेहरा सुशील मोदी होगा नीतीश जी? नहीं, हम तो चाहेंगे कि उनका पत्ता न कटे। हम तो उनके चाहने वाले हैं। हम क्यों चाहेंगे कि उनका पत्ता कटे? लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी मौका नहीं देगी उन्हें? हम लोग नहीं, ये हम नहीं जानते। तो बीजेपी का अंदरूनी मसला है। हम उनकी तरह थोड़ी ही दूसरे पार्टी के अंदरूनी मसले में हम पड़ेंगे। हम तो उनके अंदरूनी मसले में पड़ नहीं सकते, और उस पर मुझे कुछ नहीं बोलता है, बोलना है। सर आपको लगता है कि विश्वसनीयता पर सवाल है? ये जेडीयू और आरजेडी का जो अलायंस है, जब बिहार के वोटर इसे देखेंगे, कहेंगे कि क्या ये दोनों लोग जिनमें इतनी दुश्मनी मिलकर कभी काम कर पाएंगे? क्या आपको लगता है पार्टी का काडर कभी हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि आप लोगों में इतना कलह रहा है, इतना विरोध रहा है दोनों के बीच। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इसमें व्यक्तिगत अहंग को छोड़कर देश की जो राजनीतिक परिस्थिति की मांग है, उसके अनुरूप सबको एकताबद्ध होना होगा, और इसलिए जनता परिवार की एकता का प्रयास चल रहा है, जिसकी पूरी संभावना, और उस काम में हम लोग लगे हुए। हर चीज में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, यहां तक कि एक परिवार के अंदर समस्या होती है, एक घर के अंदर समस्या होती है, एक पार्टी के अंदर समस्या होती है। तो सब लोग मिलते हैं तो कई समस्याएं होती हैं, लेकिन सब लोगों में इतनी मैच्योरिटी है, इतनी समझदारी है कि सभी परिस्थिति का समाधान करेंगे। और इस देश को जो आज जरूरत है सशक्त विपक्ष की, सशक्त विपक्ष के निर्माण में सब लोग मिलकर अपनी भूमिका सकारात्मक तरीके से निभाएंगे। सर कुछ दर्शक हैं, वो आपका लाइव ये इंटरव्यू आज तक पर देख रहे हैं, उन्होंने एक सवाल बताया है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितेंद्र राम मांझी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कमीशन और ट्रांसफर में पैसा मिलता है। वो कहते हैं कि कमीशन कटती है, तो अगर आप दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या आप एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच बैठाएंगे इन तमाम आरोपों पर कि क्या हर ट्रांसफर में कमीशन वाकई में कटता है, नहीं कटता, कौन जिम्मेदार है? क्या जितेंद्र राम मांझी जिम्मेदार हैं? क्या जेडीयू पहले वो अवसर आने दीजिए, पहले वो अवसर आने दीजिए। अभी कुछ बोलने का मतलब कुछ दूसरा अर्थ निकाला जाएगा। नहीं, लेकिन सब अवसर आने दीजिए। लेकिन अगर आपकी पार्टी में और लोग हुए जो कि इस तरह की भ्रष्ट हरकतों में, कम से कम सर, लेकिन अगर आपकी पार्टी में कुछ लोग हुए जो कि इस तरह की भ्रष्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, शरीक थे, तब क्या नीतीश कुमार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? तो आपको कोई शक है क्या इस पर? इस पर शक है क्या? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते नहीं है लोग। कानून के सामने सब बराबर है, और पहले जब लोगों ने मौका दिया तो ये काम करके हमने बतला दिया है। लेकिन किन्होंने क्या कहा, उस पर कल क्या करेंगे, पहले वो अवसर आने दीजिए। अगर वो अवसर प्राप्त होता है तो इसके बारे में कानून सम्मत निर्णय लिया जाएगा। पर आपको लगता है कि जो कुछ महीने बचे हैं चुनाव से पहले, उसमें आप स्थिति बदल पाएंगे बिहार की? क्योंकि लोगों में अब नाराजगी सी बन गई है, एक एंटी इनकम्बेंसी जेडीयू के खिलाफ बन गया है, खासतौर से जितेंद्र राम मांझी की सरकार के वक्त पे। क्या आपको लगता है कि इतना जल्दी आप तस्वीर बदल पाएंगे? और बदल पाएंगे तो कैसे बदलेंगे? हम लोगों को इन लोगों ने कुएं में ढकेल दिया था।
हम लोगों के इस फैसले से कुएं से बाहर आ गए हम लोग, और आपको आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ को सुधारने की कोशिश करेंगे। सर, मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार को लगता था कि मैं कठपुतली हूं, मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूं। क्या आपने उन्हें कठपुतली समझकर सीएम की गद्दी दी थी? ये सब बड़ा ही मतलब कि ऐसे स्तर का सवाल नहीं है कि इसका उत्तर दिया जाए। पार्टी मौका देती है तो थोड़ा पार्टी का भी ख्याल रखना चाहिए, पार्टी के नीतियों का, उसके कार्यक्रमों का, तौर तरीकों का, पार्टी के काम करने के का जो अपना एक होता है, और जो एक मैंडेट नहीं था, एक मौका दिया गया, जो रोड मैप सरकार के लिए बना हुआ था, उस पर अमल करना चाहिए था। ये रोज जो कुछ भी कहते गए, इसको पूरा कर पाते क्या, या पूरा कर रहे थे क्या? बयान से चलती है सरकार। मांझी की शिकायत यह है कि कभी काम करने से नीतीश कुमार ने मुझे बताया ही नहीं कि वो मेरे काम से खुश नहीं है। एकाएक आपने तय कर लिया कि आप वापस लौटना चाहते हैं, इसलिए नाइंसाफी करते हुए आप चाहते हैं कि वो छोड़ दो। उन्होंने कहा कि मुझे कभी ये फीडबैक ही नहीं मिला कि नीतीश कुमार मेरे किसी काम से खुश नहीं है। क्या आपने उनको वक्त वक्त पे बताया कि वो क्या गलत कर रहे हैं और किस चीज से आप खुश नहीं है नीतीश जी? हम क्या ये रिमोट पकड़े हुए थे क्या कि रोज बताएं? दिखाई नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है? हम तो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे थे। जब चारों तरफ से लोगों ने झकझोर करके मुझको कहा कि देखिए क्या हो रहा है, मैं तो पार्टी के काम में था। ये मेरी आदत नहीं है किसी को जिम्मेवारी मिल जाए और फिर रोज रोज वही काम करते रहें। लेकिन जब हम अल्टीमेटली तैयार हो गए तो अब इसके बाद हम सब काम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इस हालत में पहुंचाने की जरूरत नहीं है कि अब कौन क्या बोल रहे हैं। अब बहुत लोगों को बहुत कुछ बोलने की आदत है, बोलते रहेंगे। हम तो काम करने वाले आदमी हैं, काम करते हैं। पद छोड़ दिया था, इसके बाद पार्टी को संगठित करने के काम में लगे हुए थे। सर, आपने जितेंद्र मांझी को मौका दिया, महसूस हो गया कि फिर से सरकार के काम को संभालना चाहिए, तो अगर वो संभालने का अवसर मिलता है तो फिर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। नहीं, क्योंकि बीजेपी के बीच नीतीश जी ये सोच है। बातें तो राहुल जी अभी आपसे हो चुकी है। जी जी, हम जानते हैं, वो हमारे अंग्रेजी चैनल हेडलाइन टुडे पे था, ये आज तक अभी पे हो चुकी है। इसीलिए एक दो सवाल मैं और पूछूंगा, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। हाथ जोड़कर आपका पहला सेंटेंस था आज तक और हेडलाइन टुडे दोनों के लिए। नीतीश जी, आपका इंटरव्यू इतना कम मिलता है, मैंने यही समझा कि पूरा हो गया। जी जी, आपका इंटरव्यू मिलता ही इतना। एक आध सवाल और पूछते हैं फिर छोड़ते हैं सर। एक हमारी एक दो सवाल बस नीतीश जी, एक दो सवाल, फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे। अच्छा, अब आपसे पूरी बात हो गई है और जिस पर्सपेक्टिव में बात हुई है, जिस तबीयत से बात हुई है, अब इसको अचानक, जिसके लिए हमें जानकारी नहीं थी कि दो पैरेलल करना होगा इंटरव्यू। अच्छा, चलिए, कोई मनस्थिति नहीं थी। एक आध प्रश्न तो ठीक था। चलिए नीतीश जी, आपने वक्त तो दिया। एक ही आज तक और हेडलाइन टुडे में क्या फर्क? चलिए, अंग्रेजी हिंदी का फर्क है, लेकिन हम लोगों की बातचीत तो हिंदी में। चलिए नीतीश जी, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो हेडलाइन टुडे वाला पूरा इंटरव्यू भी आज तक में थोड़ी ही देर में चलाने वाले हैं, ताकि आपकी जो पूरी बात है वो दर्शकों के सामने आए। लेकिन कम से कम लग ये रहा है कि नीतीश कुमार में एक बार फिर से लड़ने का जज्बा लौट आया है। लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा लग रहा था कि डिमोरलाइज हो गए, हाशिए पे चले गए, उन्हें लगा कि गलती हो गई, लोग उनसे इतने खफा क्यों हैं। अब जो भी वजह रही हो, नीतीश कुमार में एक बार फिर से लड़ने का कम से कम जज्बा वापस आ गया है। और बिहार में जो रणभूमि रहने वाली है चुनावी, वो बड़ी दिलचस्प हो रही है। फिलहाल आज तक में वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।